औसत आय के बारे में जान रहे थे कि किसी भी देश के विकास को मापने के लिए विभिन्न देशों को तुलना करने के लिए कौन विकसित देश है, समृद्ध देश है, कौन पिछड़ा हुआ या निम्न आय वाला देश है, कौन मध्यम विकासशील देश है। इसके लिए हम लोग औसत आय का प्रयोग करते हैं, लेकिन हम लोग उदाहरण के माध्यम से एग्जाम और फार्मूला गणित के माध्यम से देखेंगे कि औसत आय भी विभिन्न देशों को विकास को मापने का उपयुक्त मापदंड नहीं है। इसमें साफ नहीं पता चलता है कि कौन देश विकास कर रहा है। तो देखेंगे कि विकास के लिए आय बहुत जरूरी है, लेकिन अन्य मापदंड भी है जो आय से इनकम से ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है। वो कौन कौन से मापदंड है जो इनकम से, पैसा, रुपया पैसा, धन संपत्ति से ज़्यादा मायने रखता है। वो होता है समान व्यवहार, स्वतंत्रता, सुरक्षा और सम्मान जैसे गैर भौतिक लक्ष्य भी समग्र कल्याण और सुख को निर्धारित करने में समान रूप से महत्वपूर्ण है। मतलब कहना जाए कि आपके पास बहुत धन संपत्ति है, लेकिन आपके एरिया में चोरी डकैती होते रहता है। तो अभी आपके घर में बहुत धन संपत्ति है, चोरी डकैती होते रहता है, कोई चोर आया घर संपत्ति लूट के चला गया, तो आपका संपत्ति बेकार में खत्म हो गया, आपका संपत्ति कोई काम का नहीं रहा। उस समय सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? धन संपत्ति जमा महत्वपूर्ण सुरक्षा हो जाता है। तो आपके सोसाइटी में पुलिस व्यवस्था होनी चाहिए, गाड़ी की व्यवस्था होनी चाहिए, समान व्यवहार है ना, स्वतंत्रता, यानी आपको कहा जाए कि कमरा में बंद आपको धन संपत्ति दे दिया जाए, खाने पाने पीने के लिए सब सामान दे दिया जाए और एक कमरा में बंद कर दिया जाए जेल की कैदी जैसा, तो आप रहना पसंद करोगे? नहीं, क्योंकि आपको घूमने फिरने की आज़ादी चाहिए, लोगों से मिलना, प्रकृति को देखना, सूरज चांद को देखना, ये बहुत सारी चीज़ें होता है जो हमारे लिए नेचुरल होता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए जरूरी होता है। तो धन संपत्ति से ज़्यादा जरूरी का, जैसे हमारे स्वतंत्रता अंग्रेजों ने हमारी स्वतंत्रता लूट लिया, छीन लिया, तो हम लोगों के लिए धन संपत्ति मायने नहीं रहेगा जब हमारी आज़ादी चली जाएगी। सुरक्षा भी बहुत जरूरी, जैसे सुरक्षा होता है सम्मान, मान सम्मान, इज्जत होता है। जैसे कोई व्यक्ति, जैसे आप बड़े हो रहे हैं या आपके परिवार में जैसे आपकी भाई है, बहन है ना, तो जैसे आपको पढ़ने के लिए यहाँ रखा जा रहा है, छोटे शहरों में आपकी बहन को, भाई को भेजा जा रहा है डायरेक्टर या पालू, इसे राशि भेजा जा रहा है पढ़ने के लिए, तो उसके मन में ही भावना आएगा, क्योंकि वो भी चाहेगा कि हम अपने बहन भी चाहेगी कि अपने भाई के जैसा हमको भी बराबर अधिकार मिले, है ना। तो ये सभी चीज़ें होती है जो बहुत मायने रखती हैं। जैसे हमने एक समाचार में देखा था कि एक लड़का जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहता है तमिलनाडु में, वो उसका साला मंथली मतलब कि इनकम 1.5 लाख रुपया होता है, 1.5 लाख रुपया मंथली इनकम होता है, लेकिन वो नौकरी छोड़ देता है। नौकरी से छोड़ देता है क्योंकि उसके पास पैसा तो आ रहा है, लेकिन अब वहाँ पर ना दोस्त है, ना भाई बहन है, ना माता पिता, कोई नहीं रहता, वो अकेला फील करता है। तो जीवन जीने के लिए साथी का भी, दोस्त का भी होना जरूरी है, परिवार का होना जरूरी है, लेकिन पैसा कोई मायने नहीं रखता। तो ऐसी जो है गैर भौतिक वस्तु भी हमारे आय से ज़्यादा महत्व रखता है। जैसे आप अपने समाज में बहुत धन संपत्ति है, लेकिन आपके समाज में बहुत गंदगी रहता है, तो आप अकेली गंदगी को दूर नहीं कर सकते, प्रदूषण है, तो आपका धन संपत्ति है, लेकिन प्रदूषण के कारण से आप बीमार पड़ जाएंगे, तो प्रदूषण तो आपका क्या होगा, आपका पैसा कोई काम का नहीं रहेगा। तो उसमें क्या महत्वपूर्ण होता है? स्वच्छ पर्यावरण, क्योंकि आप अचानक सब पैसे छोड़ के दूसरी जगह तो बस नहीं सकते हैं, है कि नहीं, अचानक सब कहीं दूसरी जगह स्थापित नहीं हो सकते। तो वैसे स्थिति में क्या होता है कि सामूहिक चीज़ों को भी सुधारना जरूरी होता है, पर्यावरण, स्वच्छता, ये सभी चीज़ों पर ध्यान देना होता है। अभी हम लोग यहाँ देखेंगे कि इसमें एक डाटा दिया हुआ आपका, इसमें हम लोग देखेंगे कि पैसा ज़्यादा मायने रखता है या फिर गैर भौतिक वस्तु। जैसे यहाँ पर देखेंगे इन राज्यों हरियाणा, केरल और बिहार, यहाँ पर दिया हुआ है प्रति व्यक्ति आय, कृषि मृत्यु दर, साक्षरता दर और निवास प्रतिशत अनुपात, है ना। तो यहाँ देखेंगे प्रति व्यक्ति का सबसे ज़्यादा किसका? हरियाणा का है, 2,64,729 रुपया प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष है। और केरल का 2,34,000 है,
तो बिहार का 43,498। इसमें हम देख रहे हैं सबसे अमीर कौन है? हरियाणा है। पैसा के मामले में सबसे अमीर हरियाणा है। लेकिन जब यहाँ आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं तो शिशु मृत्यु दर हरियाणा में कितना 28 है और केरल में 6 है। अब बताओ, किसी के घर में बच्चे जन्म लेते हैं और जन्म लेने के 1 साल बाद बच्चा मर जा रहा है, तो उसके घर का धन संपत्ति कोई काम करेगा? क्योंकि पैसा से ज़्यादा बड़ा महत्वपूर्ण क्या होते हैं? बच्चे होते हैं। क्योंकि बच्चे ही नहीं रहेंगे तो पैसा कमा के क्या करेंगे? अब यहाँ पर देखो कि केरल में हरियाणा में बहुत ज़्यादा पैसा है और केरल में कम पैसा, लेकिन हरियाणा में 1000 जन्म लेने वाले बच्चों में से 28 बच्चे मर जा रहे हैं। केरल में सही बच्चा मर रहा है। बताओ कौन अमीर है, कौन समृद्ध है? केरल समृद्ध है, क्योंकि यहाँ मेडिकल फैसिलिटी ज़्यादा अवेलेबल है, बच्चों को सुरक्षित वातावरण में रखा जा रहा है ना। बिहार का देखो, बिहार में प्रतियोगिता भी कम है, शिशु मृत्यु दर भी ज़्यादा है। यहाँ 28 है, यहाँ 27 है, तो फिर भी हरियाणा से शिशु मृत्यु दर बिहार में कम है। इसका मतलब कि हरियाणा की स्थिति बहुत गंभीर है, मेडिकल फैसिलिटी या बच्चों की देखभाल पर ध्यान नहीं देता। तो यहाँ पर देख रहे हैं इसके अनुसार हम देख रहे हैं केरल की स्थिति बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे की मरने वाले की संख्या कम है। दूसरी ओर साक्षरता दर, शिक्षित लोग, पढ़े लिखे लोग देश को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं और शिक्षित ही देश की महानता को बतलाता है। हम देखेंगे कि हरियाणा में साक्षरता दर 80% है और केरल में 96%, लगभग 100% के बराबर है। 95% के ऊपर होता तो लगभग 100 मान लीजिए। तो हरियाणा का साक्षरता दर 96% केरल में दिखा रहा है। तो यहाँ बताओ, यहाँ भी देख रहे हैं कि केरल की स्थिति बढ़िया, तो इसमें से अब यहाँ पर देखेंगे युवा उपस्थिति अनुपात। युवा उपस्थिति अनुपात मतलब होता है ये 15 से 17 साल के बच्चे जो माध्यमिक स्तर, जो हाई स्कूल में और +2 स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं, तो ये बच्चे जो इस 15 से 17 साल की उम्र के जो बच्चे हैं, टोटल बच्चे, उनमें से जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उसकी संख्या को दर्शाता है। तो देखेंगे कि यहाँ पर स्कूल जाने वाले बच्चे की संख्या दिखा रहा है 67, है ना, और यहाँ पर दिखा रहा है 100 में 67 बच्चे स्कूल जा रहे हैं, या 100 में 77 बच्चे स्कूल जा रहे हैं, या 100 में 55 बच्चे स्कूल जा रहे हैं। तो देखेंगे इस तरह की स्थिति देख रहे हैं कि यहाँ भी हरियाणा की स्थिति खराब है। तो हम इस डाटा से अनुमान लगाते हैं हम लोग की सबसे समृद्ध और सबसे अच्छी स्थिति विकसित इसको मानेंगे, केरल को मानेंगे, भले ही इसका इनकम कम है। ये हम इसे कर, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो किसी भी क्षेत्र या किसी भी देश में एक वर्ष में जन्म लेने वाले जितने भी बच्चे होते हैं उसमें से जितने बच्चे मर जाते हैं उसके अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? शिशु मृत्यु दर कहते हैं। उसको हमें 1000 से गुना करके निकालते हैं, है ना। तो बता रहा है कि जीवित किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से जितने भी बच्चे एक वर्ष या उससे पहले मर जाते हैं तो उसको हम लोग शिशु मृत्यु दर कहते हैं। अभी शिशु मृत्यु दर को हम लोग कहते हैं इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। तो इसको इन्फेंट मोर्टालिटी रेट निकालने के लिए क्या करेंगे? कुल मृत बच्चे बटे कुल जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या। मान लेते हैं किसी क्षेत्र में कुल 1000, किसी क्षेत्र में टोटल 5000 बच्चा जन्म लिया, 5000 बच्चा जन्म लिया और वहाँ पर उस क्षेत्र में 300 बच्चा या 200 बच्चा का मर गया, 200 बच्चा मर गया, है ना। तो अब इसको हम लोग कितना से मल्टीपल करेंगे? 1000 बच्चे। तो इसमें कितना हो जाएगा जी? 2 0, 200 बच्चा मर गया, 1 0 यहाँ कर जाएगा, 1 0 यहाँ कर जाएगा, है ना। तो ये 5 2 10, तो कितना हो जाएगा जी? 1 2 3 4 5, यहाँ 0 बच जाएगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3। देखो 200 बच्चे मर गए, कितने बच्चे जन्म लिए थे? 5000 बच्चे। इसको मल्टीपल 1000 से हम लोग निकालते हैं, है ना। तो इसमें से हम लोग टोटल क्या करते हैं? ये कैंसिल हो गया, तो कितना था? 500 के 20, 40। मतलब मृत्यु दर कितना जी? 40 है। मतलब 1000 जन्म लेने बच्चों में कितने बच्चे मर जा रहे हैं? 40। मृत्यु दर कितना बता रहा है जी? 40 बता रहा है। अब यहाँ पर देखिए
साक्षरता दर करते हैं, साक्षरता लिटरेसी रेट। तो लिटरेसी रेट में हम लोग छोटे बच्चों को नहीं लेते, क्योंकि छोटे बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। तो इसमें साक्षरता दर निकालने का एक लेवल तैयार किया गया है, एक उम्र आयु वर्ग किया गया है 7 वर्ष या उससे अधिक उम्र के साक्षर लोगों की संख्या और उसी उम्र के कुल लोगों की संख्या, दोनों का अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, साक्षरता दर। साक्षरता लिटरेसी रेट निकालना है तो 7 वर्ष या उससे ऊपर वाले कुल लोगों की संख्या या साक्षर लोगों की संख्या बटे कुल 7 वर्ष से अधिक उम्र के कुल लोगों की संख्या। अब यहाँ पर निवल उपस्थिति अनुपात, नेट अटेंडेंस रेशियो, मतलब बच्चे कितना स्कूल में प्रेजेंट हो रहे हैं। तो जहाँ विकसित जगह होगा वहाँ ज़्यादा बच्चे स्कूल जाते हैं। यहाँ पर दिया गया कि 14 से 15 वर्ष की लिमिट दिया है कि माध्यमिक वर्ग में पढ़ने वाले बच्चे 14 या 15 वर्ष के आयु के बच्चे जो स्कूल जाते हैं और इसी उम्र के बच्चे कुल बच्चों की संख्या का अनुपात का जो प्रतिशत निकालते हैं वो क्या कहलाता है, नेट अटेंडेंस रेशियो। जैसे हम लोग यहाँ पर देखे थे पिछले वाला डाटा में देखे कि हरियाणा में बच्चों की उपस्थिति ज़्यादा कम है, केरल में बच्चों की उपस्थिति ज़्यादा है ना। तो इस प्रकार हमारे ये सभी चीज़ों शिशु मृत्यु दर, साक्षरता दर और निवल उपस्थिति अनुपात ये ऐसे गैर भौतिक इंडिकेटर है जिसका प्रयोग हम लोग किसी भी देश या किसी भी क्षेत्र के विकास को मापने में प्रयोग करते हैं। हम लोग विकास के लिए देख रहे हैं कि गैर भौतिक वस्तु बहुत महत्वपूर्ण होती है। अब उसी में से हम लोग गैर भौतिक वस्तुओं में देख रहे हैं सार्वजनिक सुविधाएं, पब्लिक फैसिलिटी। ये बहुत जरूरी क्यों होता है, देखो आवाज नहीं करोगे, बहुत जरूरी क्यों होता है कि बार बार बता रहे हैं कि आपके पास बहुत धन संपत्ति है, पैसा है, तो सब चीज़ हम लोग पैसा से नहीं खरीद सकते हैं। जैसे स्वच्छ पर्यावरण को हम लोग नहीं खरीद सकते। दूसरी चीज़ है कि आपके जैसे आपके पास पैसा, आपके अगल बगल बहुत गंदगी रहती है, तो गंदगी होती है तो क्या हो जाएगा, पैसा से आपको पर्यावरण नहीं कर सकते हैं, तो आपको क्या हो जाएगा जी, उस गंदगी में रहेंगे तो आप भी बीमार पड़ जाएंगे। तो इसमें सरकार क्या करती है, सुविधा प्रदान करती है सभी लोगों के लिए कि अपने अगल बगल गंदगी ना फैलाए, कूड़ा करके जहाँ तहाँ ना फेंके, पर्यावरण को साफ रखे, पेड़ पौधे लगाए। ये सरकार सुविधा देती है सभी लोगों के लिए। दूसरी चीज़ ये है कि यदि आपके पास पैसा है तो आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं या आपके माता पिता आपको बढ़िया स्कूल में पढ़ा रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में, मेरे बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, लेकिन अन्य बच्चे आपको समाज में जो है वो गरीब है, वो स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो उसका संगत खराब है। तो क्या होगा, आपका बच्चा आपके घर में तो नहीं रहेंगे या आप लोग घर में नहीं रहेंगे, आप लोग भी अपने समाज में जाएंगे, उससे दोस्ती करेंगे, तो खराब है तो आप भी खराब बन जाएंगे। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि दोस्त का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो दोस्त जैसा है वैसा आप भी बन जाओगे। तो ये कहने का मतलब ये होता है कि ये गैर भौतिक वस्तुएं कहा जाए कि सार्वजनिक वस्तुएं हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये आप बता रहा है इसलिए कह रहा है कि आवश्यक नहीं कि जेब में रखा रुपया ये सब वस्तुएं और सेवाएं खरीद सके जिनकी आपको एक बेहतर जीवन के लिए आवश्यकता होती है। तो पैसा से हम सब कुछ नहीं कर सकते, दोस्ती को पैसा से नहीं खरीद सकते। जब तक उसके पास सच्चा दोस्त रहेगा तो आपको बिना पैसा में भी साथ देगा, लेकिन धोखेबाज रहेगा तो आपको पैसा देगा, जब तक है तब तक साथ में रहेगा, है ना। और इसके लिए क्या करना, सरकार स्वच्छ पेयजल, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा हर व्यक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये ऐसी चीज़ें होना चाहिए जो बहुत ही ज़रूरत है, कम कीमत पर और सभी को उपलब्ध होना आवश्यक है ना। रोड है, आप पैसे वाले बहुत ज़्यादा है तो आप रोड तो नहीं बना पाओगे ना, रोड सरकार बनाएगी। तो यदि आपके पास गाड़ी बहुत अच्छा है, रोड खराब है तो आपकी गाड़ी खराब हो जाएगी, आप एक्सीडेंट कर जाओगे, तो सरकार रोड बनाएगी, इससे सबको भलाई होगा। इसलिए कहा जाता है कि पैसा से ज़्यादा महत्वपूर्ण गैर भौतिक वस्तुएं और सार्वजनिक वस्तुएं होती है। हमारा शरीर कमज़ोर है कि स्वस्थ है कि मोटापा है, ये सभी चीज़ों को जानने के लिए हमारा एक मापदंड होता है, एक माप, एक पैमाना है जिसको हम लोग कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स। सृष्टि कौन है, असनोलिया? बॉडी मास इंडेक्स मतलब किसी भी व्यक्ति की ऊंचाई
ऊंचाई, इसको ज्ञात करने के लिए किसी भी व्यक्ति की ऊंचाई हमको मीटर में लेना है। अब इस व्यक्ति का वजन को केजी में लेना है और उसके शरीर, ये दोनों के अनुपात को जब हम ज्ञात करते हैं तो उसके शरीर में चर्बी का अनुमान लगाते हैं। चर्बी मतलब उसे वसा का, फैट का, यानी कह सकते हैं कि हम उचित प्रकार से पोषित है कि नहीं, हमारे शरीर को सही से पोषण मिल रहा है कि नहीं, इसको ज्ञात करने के लिए इस पैमाना है जिसे हम लोग BMI कहते हैं, बॉडी मास इंडेक्स। इसमें दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, हमारी शरीर की ऊंचाई, उसको मीटर में लेते हैं, और हमारे शरीर का वजन। जैसे हम लोग देखते हैं BMI का 3 श्रेणी होता है, हमको 4 श्रेणी में बांट देते हैं। जैसे देखेंगे BMI का श्रेणी, यदि हमारा कम वजन, हमारा शरीर का वजन कम है, मतलब कि हम अंडर वेट है, हमारा वजन बढ़ाने की जो आवश्यकता है। कैसे? यदि हमारा जो BMI 18.5 से कम आ जाता है, इसका मतलब हमारा शरीर कमजोर है। अब हमारा देखेंगे कि हमारा शरीर सामान्य है, हेल्दी है। यदि 18.5 से 24.9 के बीच यदि BMI आता है तो हमारा शरीर हेल्दी है। लेकिन यही हमारा शरीर का BMI 25 से 29.9 आ जाता है तो हमारा शरीर क्या है जी? अधिक वजन है, मतलब मोटापा शुरू हो गया है। और यदि हमारा शरीर का हमारा BMI 30 या उससे अधिक आ जाता है तो हमारा शरीर ओबेसिटी यानी मोटापे की गिनती आता है, हम मोटापे में आ गए, बहुत सभी हमारा मोटापा। जैसे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से ज्ञात करते हैं BMI। जैसे एक व्यक्ति है, ध्यान दो, एक व्यक्ति जिसकी ऊंचाई दिया हुआ 7.75 मीटर है ना, अरे 1.75 मीटर व्यक्ति की ऊंचाई दिया है 1.75 मीटर। अब हम लोग इस ऊंचाई को हम लोग स्क्वायर में चेंज करते हैं, इसको स्क्वायर में चेंज करेंगे तो 3.06 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, वर्ग में इसको बदल देंगे। अब इस व्यक्ति का वजन है 75 kg, ये समान ऊंचाई होता है ना, इसका वजन दिया 75 kg। जब हम इसका BMI निकालते हैं तो BMI का फॉर्मूला क्या होता है? वजन बटा ऊंचाई। ऊंचाई कौन सी में लेते हैं जी? मीटर स्क्वायर में, और वजन कौन सी में लेते हैं जी? केजी में, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे कि व्यक्ति का वजन कितना है जी? 75 kg, और ऊंचाई कितना? 3.06 मीटर स्क्वायर। अब हम इसको क्या करेंगे? गणना करेंगे, इसको पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट ऊपर तो 0 बच जाएगा, इसको भाग लगाएंगे तो इसका आ जाएगा 24.5। इसका बताए हम लोग देखेंगे कि 24.5 कहाँ आ रहा है? 18.5 से 24.9 के बीच आ रहा है, इसी के बीच में आ रहा है जी। ये 24.5 किसमें आ गया? इसमें श्रेणी में देखेंगे, 4 श्रेणी में, तो 24.5 इसके बीच आएगा, 18.5 से 24.9 के बीच आएगा। तो इसमें कौन व्यक्ति आता है? सामान्य वजन वाले, हेल्दी, यानी ये व्यक्ति जो जिसका ये BMI आया है वो व्यक्ति क्या है? स्वस्थ है, हेल्दी है। क्लियर हो गया? तो आवाज आ रहा है? हम लोग देखते हैं कि आय ही सब कुछ नहीं होता, हम लोग सब कुछ आय से नहीं खरीद सकते। तो विभिन्न देशों की तुलना करने के लिए आय के उपयुक्त मापदंड नहीं हो सकता, उसमें कुछ कमियां रह जाती है। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का एक संस्था है UNDP। दूसरा UNDP क्या है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये एक रिपोर्ट जारी करती है, मानव विकास रिपोर्ट जारी करती है। प्रत्येक वर्ष मानव विकास रिपोर्ट जारी किया जाता है, जिसमें क्या क्या शामिल किया जाता है? लोगों को शैक्षणिक स्तर, उसकी स्वास्थ्य स्थिति, प्रति व्यक्ति आय, इन सभी चीज़ों को मिलाकर के एक रिपोर्ट तैयार किया जाता है, जिसको हम लोग मानव विकास रिपोर्ट या ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कहते हैं, है ना। और ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है? UNDP जारी करता है। UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये संयुक्त राष्ट्र संघ का एक संस्था है ना। अब यहाँ देखेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी कहते हैं। यह एक सूचकांक है, इसमें कुल 193 देश शामिल है। तो HDI में जो रिपोर्ट जारी किया जाता है वो कुल 193 देशों का रिपोर्ट जारी किया जाता है, जिसमें भारत भी शामिल है ना। अब यहाँ पर देखेंगे कि सूचकांक तैयार करने का
क्या मापदंड है, क्या क्या चीज़ शामिल रहता है। तो जीवन प्रत्याशा मतलब कोई बच्चे जन्म लेते हैं तो उस समय उसके जीने की उम्र, संभावित उम्र कितना हो सकता है ना। इसको शामिल जाता है स्कूली शिक्षा और साक्षरता, मतलब बच्चे स्कूल में कितना उपस्थित हो रहे हैं, स्वास्थ्य की स्थिति, स्वच्छता के बारे में और प्रतिव्यक्तिता, इन सभी चीज़ों को मिलाकर के एक डाटा तैयार किया जाता है जिसको हम लोग मानव विकास सूचकांक कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि HDI की शुरुआत कब हुई। प्रति व्यक्ति औसत आय जब देशों की तुलना करने के लिए पर्याप्त नहीं था तो 1990 ईस्वी में 1990 में ध्यान नहीं दे रही, समझ में आ रहा, बार बार बोल रहे थे। भारत पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब उल हक और भारत के अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को श्रेय दिया था। इसमें सबसे प्रमुख है महबूब उल हक। इन्होंने एक इंडेक्स तैयार किया है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसके माध्यम से विभिन्न देशों के विकास के लिए तुलना किया जाता है। अब यह देखेंगे कि HDI में मानव विकास सूचकांक जब तैयार करते हैं तो विभिन्न देशों को एक अंक दिया था, वो अंक 0 से 1 के बीच में दिया था। जो देश 1 के जितना नज़दीक आएगा वो जितना ही विकसित होगा और जिसका 0 से जितना नज़दीक होगा वो पिछड़ा हुआ देश आएगा। अब हम लोग देखेंगे कि भारत का HDI में स्थान वर्तमान में लगभग 130वां स्थान है भारत का। 193 देशों में भारत का 130वां स्थान है, जो बहुत अच्छा स्थिति को नहीं दर्शाता है ना, और इसमें सुधार करने की जरूरत है। अब यहाँ पर देखेंगे कि शीर्ष देश कौन कौन है। तो वर्तमान में HDI में विश्व में शीर्ष स्थान में आइसलैंड है पहले स्थान पर, दूसरा स्विट्जरलैंड है और तीसरा स्थान पर नॉर्वे है। यानी ये देश पहला, दूसरा, तीसरा स्थान पे आते हैं, इन लोग विकसित के श्रेणी में आते हैं। अब हम लोग देखें कि भारत के पड़ोसी देश है जैसे पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार। तो पाकिस्तान HDI में श्रीलंका जो है वो भारत के ऊपर है, यानी भारत से अच्छी स्थिति में श्रीलंका है ना। आप लोग ध्यान देना।